नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर से। आज से चैत्र नवरात्रि शुरू हो गई है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री से लेकर के दिग्गज नेताओं ने नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया के माध्यम से देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। वो सीएम धामी ने लिखा कि आप समस्त प्रदेशवासियों को हिंदू नव संवत्सर विक्रम संवत की और साथ ही पावन चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मां आदिशक्ति भगवती की आराधना को समर्पित नवरात्रि के पावन दिवस आध्यात्मिक जागरण और सकारात्मक परिवर्तन के प्रतीक है। मां भगवती जीवन में सुख समृद्धि और आरोग्यता बनी रहे आप सभी के, और यही प्रार्थना है। सीएम धामी ने नवरात्रि की बधाई दी है। तो जहां सीएम धामी ने नवरात्रि की बधाई दी है ट्वीट कर, और साथ ही साथ प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की है, क्योंकि आज नवरात्रि का पावन पर्व की आज से शुरुआत है। आज पहला दिन है और इसी दिन पर जहां सीएम धामी प्रदेशवासियों को देशवासियों को बधाई देते हुए नजर आए, और साथ ही साथ यह भी कहा कि आप सभी के जीवन में मां भगवती सुख समृद्धि कामना लाएं और इसी के साथ एक नए की शुरुआत हो। वही सीएम धामी ने नवरात्रि की बधाई दी है तो ट्वीट करके ये बधाई देते हुए नजर आए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उनकी ट्वीट की। सोशल मीडिया पर हालांकि ये जो ट्वीट है उन्होंने साझा किया है। वहीं साथ ही पीएम मोदी समेत तमाम जो दिग्गज हैं वो प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। वही त्योहारों के मौसम से बीजेपी ने सौगात मोदी अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत देश भर में 32 लाख वंचित मुसलमानों को ईद मनाने के लिए विशेष किट का वितरण किया गया। बताते हैं चले कि उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने ये जो किट हैं वो वितरित किए हैं, वो भी अपने आवास पर। वही साथ ही जिसमें सैकड़ों महिलाएं और तमाम जो लोग थे और पुरुष और बच्चे भी इस दौरान शामिल हुए थे। भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चे ने इस अभियान की जिम्मेदारी संभाली है। सौगात मोदी किट में महिलाओं के लिए सूट, पुरुषों के लिए कुर्ता पैजामा और खाने की जो सामग्री है वो भी, जैसे कि दाल, चावल, आटा, सेवई, दूध, सरसों तेल, चीनी, मेवा, खजूर भी इसमें शामिल है। तो यहाँ सौगात मोदी अभियान शुरू किया गया है। इस दौरान बीजेपी ने एक बड़ा अभियान शुरू किया है और साथ ही साथ इस ईद के मौके पर जहाँ खास किट वितरित किए गए हैं, जिसमें जो मुस्लिम हैं उनके पुरुष और साथ ही पुरुष स्त्री सभी के लिए कपड़े भी हैं, खाने पीने की सामग्री भी है। और इसी के तहत जो लोगों को अपने आवास पर शम्स अध्यक्ष जो हैं शादाब शम्स वो बांटते हुए नजर आए हैं, जिसमें पुरुष, महिलाएं, बच्चे सभी लोग इसमें शामिल हुए। और साथ ही साथ एक बड़ा संदेश देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के सीएम नजर आए हैं कि किसी भी धर्म की अपना एक धर्म है, अपना एक सभी का अपना एक त्यौहार है, और सभी धर्मों को, सभी त्योहारों को मिलजुल कर मनाएं। और साथ ही साथ सभी की जो सहभागिता है वो बेहद जरूरी है, वो कहते हुए नजर आए हैं। अल्पसंख्यकों को ये किट वितरित किए गए हैं, जिसमें एक सौगात कही जा सकती है बीजेपी की ओर से आम जनता के लिए, और साथ ही साथ उनके ईद को और ज़्यादा बेहद खास बनाने के लिए। क्योंकि देखिए ये जो आयोजन है वो इसीलिए किया गया क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो ईद के त्यौहार को मनाने के लिए सक्षम नहीं है, और इसी के मद्देनजर रखते हुए सरकार ने एक नया स्कीम, एक नया अभियान चलाया है, जिसके तहत उन सभी लोगों को ईद उनकी अच्छे से मने और उसको लेकर के नए कपड़े और साथ ही साथ खाने पीने की जो सामग्री है वो वितरित किए जा रहे हैं। वही देहरादून में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर भारतीय मानक ब्यूरो की देहरादून शाखा ने राजभवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के राज्यपाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत किया और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं राज्यपाल ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए उपभोक्ताओं के अधिकारों के महत्व पर जोर दिया। भारतीय मानक ब्यूरो की देहरादून शाखा के निदेशक सौरभ तिवारी ने बताया है कि कार्यक्रम में उपभोक्ताओं के 6 प्रमुख अधिकारियों के बारे में इस दौरान जानकारी दिया गया।
देखिए, जो उपभोक्ता है हमारा, जो भारतीय मानक ब्यूरो है, वो निरंतर उपभोक्ताओं के सशक्तिकरण, उनकी जागरूकता के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि 15 मार्च को हर वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। जो उनके 6 प्रमुख राइट्स हैं, उसके बारे में उनको जागरूक करना, उनको सचेत करना। तो आज जो ये आयोजन किया गया, इसमें प्रदेश भर से जितने भी उपभोक्ता संगठन हैं और जो NGOs हैं, उनके प्रतिनिधित्व यहाँ आए, शामिल हुए और उनके साथ हमने जो भारतीय मानक ब्यूरो की विभिन्न गतिविधियां हैं, मानक संवर्धन की, उपभोक्ता जागरूकता की, उसके विचार साझा किए। और हम थैंकफुल हैं अपने महामहिम राज्यपाल महोदय के कि उन्होंने भी समय निकाला और हमें यहाँ आके अपना आशीष दिया। उन्होंने जो विचार रखे कि मानकों को धारण करना, मानकों का पालन करना आज की तारीख में हर उपभोक्ता को समझना है। और उस शिक्षा माफियाओं के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। सीएम धामी के निर्देशों का पालन करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट और 3 SDM की अगुवाई में टीमें बनाई गई। यहाँ 4 टीमों ने एक साथ देहरादून में कई बुक स्टोर्स में एक साथ अचानक छापेमारी कार्रवाई की। बताते ये भी चले कि अभिभावकों ने डीएम से इस बारे में शिकायत भी की थी और डीएम ने इन शिकायतों का समय पर संज्ञान लिया। वही SGST की जो कार्रवाई है वो खत्म नहीं होने तक दुकान संचालित नहीं होगी। स्टॉक रजिस्टर, बिल बुक भी इस दौरान जब्त किए गए और कई जो बुक स्टोर्स हैं उस पर भी केस दर्ज किया गया। और इस दौरान ही कई जो बुक स्टोर्स हैं उनको उन पर केस दर्ज किया गया और साथ ही साथ शिक्षा माफियाओं के खिलाफ एक बड़ा एक्शन जो है वो सरकार की ओर से किया गया, क्योंकि लगातार एक के बाद एक जो शिकायतें हैं वो अभिभावकों की ओर से मिल रही थी, जिस पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकार नजर आई है। वैसे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 1064 हेल्पलाइन की समीक्षा बैठक की है और इस बैठक में भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए सभी विभागों को अपने स्तर पर कठोर और ठोस प्रयास करने होंगे। वही धामी सरकार के इन प्रयासों को झुठलाते हुए कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहे हैं, सभी विभाग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। देखिए, एक तरफ पुष्कर सिंह धामी जी पारदर्शिता की बात करते हैं और भ्रष्टाचार कम करने की बात करते हैं। अपने अधिकारियों को वो निर्देशित करने का कार्य करते हैं, मीटिंग्स ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि शिकायती जो नंबर है उस पर जो शिकायतें आए उनका निवारण जल्द से जल्द कराया जाए। और दूसरी तरफ विरोधाभास करते हैं कि जब विजिलेंस ने उनके खुद के जो है मंत्री गणेश जोशी जी के खिलाफ जो है अनुमति मांगी उनके खिलाफ कार्रवाई करने की, तो वो अनुमति नहीं देते। आय से अधिक संपत्ति का मामला भी उनके खिलाफ जो है सामने आता रहा है। सैन्य धाम का भ्रष्टाचार आपके सामने है। उद्यान विभाग की मैं बात करूं, उसका भी भ्रष्टाचार सामने है। खनन पर जिस तरीके से मिली भगत है, चाहे अधिकारी हो चाहे मंत्रियों की हो, वो सबके समक्ष है। इसके बावजूद भी आप खुद अपनी तरफ से जब कोई जो है इनिशिएटिव लेने की बारी आती है तो आप नहीं करते हैं कार्य। और मुझे लगता है ये जो सारी बैठकें हैं, ये जो सारे आपके वादे हैं और ये जो आप निर्देश दे रहे हैं, ये महज एक जुबानी निर्देश रह जाते हैं। ये एक महज जुमला रह जाता है, क्योंकि जब आप खुद जो है एक नजीर सेट नहीं करते हैं, अगर आपको इतना भ्रष्टाचार की फिक्र थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्य करने की आपकी इच्छा है, तो आपने गणेश जोशी जी के खिलाफ जो है मामले के विजिलेंस ने परमिशन मांगी थी, आपने क्यों? वही देहरादून में सड़कों और फुटपाथों पर अतिक्रमण करने वाले लोगों की अब खैर नहीं। वही देहरादून नगर निगम फुटपाथ पर जो रेडी लगाने वाले हैं उनके खिलाफ जल्द ही कार्रवाई किया जाएगा। शहर को 5 जोनों में बांटा जाएगा, जिस पर नगर निगम की जो टीम है वो कार्रवाई करते हुए नजर आएगी। शहर के चौकों पर जो ठेले लगाए जाते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई किया जाएगा। तमाम ऐसी योजनाएं भी बनाई है। बताते ये भी चले, सरकारें अब जो ठेली लगाती है उन पर कार्रवाई करते हुए नजर आएगी। रेडी के कारण एक्सीडेंट का जो खतरा है वो भी बना रहता है और इसी के मद्देनजर नगर आयुक्त नमामि बंसल ने कहा कि जगह जगह देहरादून के वार्डों में भी कैमरे लगाए जाएंगे। एनफोर्समेंट टीम भी अतिक्रमण को हटाने का काम करेगी।
देखिए 5 जोन पहले से ही हैं नगर निगम क्षेत्र के, और अभी जो रीसेंट प्रथम बोर्ड बैठक कंक्लूड हुई है नवनिर्वाचित बोर्ड की, उसमें ये निर्णय लिया गया है कि जो जेब्रा फोर्स पहले कार्य करती थी अतिक्रमण हटाने का, उसी को जोनल स्तर पर डेवलप करते हुए, यानी कि जोनल जेब्रा फोर्स के माध्यम से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ विभिन्न वार्ड्स में सीसीटीवी कैमरे भी लगाने की योजना है। इसका भी प्रस्ताव माननीय बोर्ड द्वारा पास किया गया है। सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से भी जो अतिक्रमण है उसकी रोकथाम के लिए और अन्यत्र भी अब अतिक्रमण ना होने पाए उसके लिए तैयारी की जा रही है। में अब कैमरा लगाए जाएं, क्योंकि लगातार ऐसा देखा जा रहा था कि सड़कों पर ठेले लगाने से जो एक्सीडेंट का खतरा था वो बढ़ता जा रहा था। इसी के मद्देनजर नगर निगम की ओर से यह तैयारी की गई है ताकि अब किसी भी तरीके से जो रोड पर मनमानी तरीके से जो ठेले लग रहे थे वो अब ना लगे, और साथ ही साथ जो एक्सीडेंट का खतरा है वो भी कम हो। इसी के मद्देनजर तमाम जो कार्रवाई है वो किया गया है। वही रुड़की से देवबंद के बीच नई रेलवे लाइन का ट्रायल शुरू हुआ है। इस परियोजना से दिल्ली से रुड़की, हरिद्वार और देहरादून के बीच की जो यात्रा है वो लगभग 40 किलोमीटर कम हो जाएगी। यात्रा काफी कम समय में पूरा हो जाएगा। इससे समय की काफी बचत भी होगी। रेलवे संरक्षता आयुक्त दिनेश चंद्र देशवाल ने यह बताया है कि रुड़की से देवबंद रेलवे ट्रैक का ट्रायल भी किया गया, जिस पर ट्रेन को 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाया गया। वह ट्रायल में अभी तक सब कुछ सही पाया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि ये लाइन रुड़की और देवबंद के बीच की दूरी को कम करेगी और यात्रियों को तेज और सुविधाजनक यात्रा का विकल्प देगी। ये एक्चुअली हमारा जो स्टैट्यूटरी इंस्पेक्शन का आज का पूरे दिन का जो कार्यक्रम था वो हमने पूरा इसका सघन निरीक्षण किया है, और निरीक्षण के बाद में स्पीड ट्रायल भी किया गया है दोनों डायरेक्शन में। और अभी तक जो हमारा निरीक्षण का जो रिपोर्ट है वो अभी फाइनल करेंगे, जो भी डाटा इसमें गैदर किया है। और काफ़ी संतोषजनक कार्य हुआ है और स्पीड ट्रायल भी बहुत ही सफलतापूर्वक तरीके से किया गया है। बहुत जल्दी ट्रेन चलेगी। चकराता विधानसभा क्षेत्र के साहिया में गौ संरक्षण सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें कि बतौर मुख्य अतिथि जिला अधिकारी सविन बंसल ने शिरकत किया। वह इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गौ संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम स्थल पर लोगों की भारी भीड़ देखी गई। गौशाला की झलक जिला अधिकारी सविन बंसल का इस दौरान स्वागत भी किया गया। वही सविन बंसल ने वीर नंतराम नेगी की मूर्ति को माल्यार्पण किया। बताते यह भी चले कि सहिया में आज एक नई गौशाला की स्थापना की गई, जिसमें कि जिला अधिकारी सविन बंसल विशेष अतिथि के तौर पर पहुंचे थे। साहिया पहुंचने पर गौ संरक्षण सेवा समिति के संरक्षक और उत्तराखंड पुलिस के पूर्व डीआईजी आईपीएस जगत राम जोशी और अध्यक्ष राकेश चौहान और सदस्यों और पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने उनका गर्मजोशी से पारंपरिक वाद्य यंत्रों और फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। आज के सम्मेलन के हमारे 4 ऑब्जेक्टिव्स थे। 4 एस्पेक्ट्स पे हमारे जो लोकल जनता है, हमारे स्थानीय चाहे गौ सेवा समिति के हमारे ऑफिस बेरर्स हैं, पदधारक हैं, यहाँ के जो स्थानीय कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो क्योंकि ये दूरस्थ एरिया है, जौनसर भाबर पे माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष फोकस है। और ये फॉलोअप है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी भी हनौल दौरे पर गए थे, तो गौ सेवा समिति के संरक्षण चाहे वो किसी भी संस्था द्वारा किया जा रहा है, तो उसको माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि हर संभव सहायता प्रदान करनी है। उसी दिशा में यहाँ पर जो जमीन का हमारा मैटर है उसको हम जल्द रिजॉल्व करवाएंगे। हमारे चाहे वो समिति के नाम जमीन करनी हो, समिति को लीज पर दिलवानी हो, वो चैनल्स हम एक्सप्लोर करेंगे। जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स हैं उसको हमने अभी अपनी CSR फंड से कुछ पूर्ति करने की प्रयास किया है।
मसूरी में उत्तराखंड सरकार और विद्युत विभाग उत्तराखंड के द्वारा लगाए जाने वाले बिजली रिचार्ज मीटर के विरोध में शहीद भगत सिंह चौक पर उत्तराखंड एकता संघर्ष समिति के बैनर तले विरोध प्रदर्शन किया गया। बताते चले कि 1 अप्रैल से उत्तराखंड में अब विद्युत विभाग द्वारा बिजली के रिचार्ज मीटर लगाने की जो कवायद है वो शुरू हो गई है, जिसे देखते हुए मसूरी में व्यापक स्तर पर इसका विरोध देखने को मिल रहा है। वह उत्तराखंड एकता संघर्ष समिति के बैनर तले बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए और उत्तराखंड सरकार और विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर अपना विरोध जताया। वही साथ ही आपको यह भी बताते चले कि इस मामले में उनका कहना है कि जहां एक और आदमी रोटी जो है आम आदमी रोटी रोजी और रोजगार के लिए परेशान है, वहीं अब राज्य सरकार द्वारा स्मार्ट मीटर है वो जनता पर थोपने का काम किया जा रहा। जो आज यहाँ पर तमाम लोगों द्वारा जो एक मीटिंग का आयोजन किया गया, वो जो स्मार्ट मीटर की बात हम करते हैं, स्मार्ट मीटर ही नहीं, अभी तो भाजपा की डबल इंजन की सरकार लगातार, केंद्र सरकार की सरकार लगातार और उत्तराखंड की सरकार लगातार कानूनों में जो फेरबदल कर रहे हैं, उससे ये लगता है कि ये पूरे देश को किस दिशा में ले जाएंगे और लगातार अपने मनमर्जी का हिटलरशाही के कानून को थोपना, ये कहाँ उचित की बात है। इन्हीं तमाम सवालों को लेकर के आज पूरे प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर जो भाजपा की डबल इंजन की सरकार इस प्रदेश का जल जंगल जमीन की खरीदार और फरोख्त में लगी हुई है। धामी सरकार आप देख रहे होंगे, लगातार इस प्रदेश के अंदर जो भूमाफियाओं द्वारा और भाजपा के एक वरिष्ठ सांसद ने संसद में भी ये उठाया है, इस प्रदेश के अंदर जो खनन और जो भूमाफिया घुस गया है उसका क्या होगा। अब आप खुद समझते हैं कि सरकार का एक जो इस सरकार का भाजपा का सांसद त्रिवेंद्र रावत जी, उन्होंने संसद में ये बात उठाई है कि इस प्रदेश के अंदर कोई कानून नाम की व्यवस्था नहीं रह गई और हिटलरशाही के बल पे इस प्रदेश को चलाया जा रहा है। तो इन्हीं तमाम सवालों को लेकर के आज यहाँ पर स्मार्ट मीटर और इन तमाम चीजों का विरोध करते हुए हम सब लोगों ने यहाँ पर एक गोष्ठी की है, जिसमें ये आह्वान किया है उत्तराखंड संघर्ष समिति द्वारा यहाँ पे जो है जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं उसका विरोध किया जा रहा है। ये विरोध एक आदमी का नहीं है, सभी का इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि हर किसी के घर में जो है मीटर लगेंगे तो इससे एक बहुत बड़ा तबका जो है प्रभावित होगा। ये मीटर जो है केवल पूंजीपति लोगों के लिए है, आम आदमी इसका जो खर्चा उसको बैल नहीं कर पाएगा। तो इस आंदोलन में जो है हर संगठन को इसमें साथ देना चाहिए सभी को। ये पर्सनल एक आदमी का या किसी आम आदमी का नहीं है, ये सभी लोगों के लिए मीटर जो है लगाए जाएंगे। तो मेरा ये कहना है, सभी से आह्वान है कि इसका विरोध करें ताकि ये जहाँ भी लग रहे हैं वो यहाँ पे रुक जाएं और आगे न लग पाएं। तो इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट, बिजली डिपार्टमेंट है, अडानी को बेचा गया है। वैसे तो बहुत सारी संस्थान जो अडानी को दिया गया है, अब ये अडानी के नाम से इलेक्ट्रॉनिक मीटर बाजार में आने वाले हैं। आप भी चुके कई जगह पे लग भी गए। ये जिस प्रकार से मोबाइल रिचार्ज होता है उसी प्रकार से अब आपकी बिजली आपको मिलेगी रिचार्ज के माध्यम से। जैसे बिजली के बिल अभी क्या चल रहा था पूर्व में, हम सभी लोगों को पता है कि 2 महीने का बिल देना होता था, कभी 1 महीने का बिल देना होता था। आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको कार्यक्रम कर लो, कोई फंक्शन कर लो, बिजली ज्यादा लग रही है कम लग रही है तो उसमें हमें क्या होता था कि बिजली का बिल हम दे सकते थे। अब आप सिर्फ उतना ही सिर्फ बिजली खपत कर पाओगे जितना आपके मोबाइल में रिचार्ज होगा, जितना आपने रिचार्ज उस चीज को करवाया है। तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। ये वो है जो उत्तराखंड प्रदेश हमारा एक मतलब ऊर्जा प्रदेश के नाम से जाना जाता है, लेकिन ऐसी स्थिति इन लोगों ने कर दी थी कि बिजली अडानी, चलो हम ठीक है अडानी ग्रुप को अपने दे भी दिया, लेकिन कम से कम रिचार्ज वाला सिस्टम आपके दिमाग में कहां से आएगा। प्रत्येक आदमी को पढ़ा लिखा नहीं, मैं भी पढ़ा लिखा हूं, लेकिन मुझे प्रॉपर तरीके से अभी तक अपने जो एंड्रॉइड मोबाइल चलाना नहीं आता। वही रुड़की के ढंडेरा स्थित एक मदरसे को प्रशासन द्वारा सील कर दिया गया, जहां खानपुर विधानसभा स्थित ढंडेरा के बड़े मदरसे को प्रशासन की अनुमति से खोलने का काम किया गया। इस दौरान खानपुर विधायक उमेश कुमार ने जो लगे ताले हैं उसको अपने हाथों से खोला। इस दौरान वही धार्मिक गुरु मुफ्ती रियासत अली मौजूद रहे। ढंडेरा सहित जिले में अवैध मदरसों पर सरकार के आदेश के बाद प्रशासन कार्रवाई करता नजर आया, जिसमें ढंडेरा के बड़े मदरसों को भी प्रशासन ने अवैध मानकर सील कर दिया। वही इसके बाद मदरसे के जिम्मेदार लोगों ने धार्मिक गुरु मुफ्ती रियासत से बात की,
खानपुर विधायक से मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद विधायक उमेश कुमार ने जिलाधिकारी से बात की और जिलाधिकारी ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को जांच के आदेश दिए। जांच में मदरसों के सभी दस्तावेज सही पाए गए, जिसके बाद प्रशासन ने मदरसे को खोलने की अनुमति जारी कर दी है। तो यह है कि मदरसा अवैध नहीं होता, क्योंकि संविधान ने तमाम भारत के बाशिंदों को ये इख्तियार दिया है कि वो अपने अपने मजहब का प्रचार, तालीम, तबलीग आज़ादाना तौर पे करें। बस ये है कि देश मुखालिफ कोई चीज़ ना हो, और अल्लाह का शुक्र है मदरसा इस काम के लिए नहीं होता। बहुत पहली बात है, हमारे होम मिनिस्टर थे लाल कृष्ण आडवाणी जी, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि हमें मदरसों के खिलाफ दहशतगर्दी और आतंकवाद जैसी कोई चीज़ नहीं मिली। तो और मदरसे में कोई पाठ ऐसा नहीं पढ़ाया जाता जो देश मुखालिफ हो। तो वैसे तो मदरसा अवैध नहीं होता, लेकिन सरकार उन मदरसों को अवैध बता रही है जिनके पास मान्यता नहीं है या उनके पास इमारत के लिए नक्शा पास कराया हुआ नहीं है। तो उसमें गलती कुछ लोगों से ये हुई, आदेश तो ये था कि जिनके पास मदरसा बोर्ड की या शिक्षा बोर्ड की मान्यता ना हो उन्हें बंद किया जाए। ये मदरसा नूरुल उलूम ढंडेरा, इसके पास शिक्षा बोर्ड की मान्यता है, वो दिखलाई गई। तो सरकारी अमले ने फिर भी इस बेस पे बंद कर दिया कि जब आप अरबी पढ़ा रहे हैं, कुरान पाक पढ़ा रहे हैं, हिंदी भी पढ़ाते हैं, लेकिन आप अरबी भी पढ़ा रहे हैं, तो मदरसा बोर्ड की मान्यता लीजिए, वो आपके पास है नहीं, हम इसको बंद कर रहे हैं। एक कार्रवाई चल रही है प्रदेश भर में अवैध मदरसों को सील करने की। हम सब ने उस कार्रवाई का स्वागत किया है, उसका समर्थन किया है। जो भी अवैध मदरसे हैं वो सील होने चाहिए, पर जो जायज हैं, जहां पढ़ाई चल रही है, जिनकी सारे कागजी कार्रवाई पूरी है, उन मदरसों को आप कारण बताओ नोटिस तो जारी करके सील करेंगे। आप कर दीजिए, जो नाजायज है हमें लेके चलिए, हम आपके साथ चल के खुद ताला लगवा देंगे, लेकिन नाजायज मत करिए। किसी के आप घर को, किसी के धार्मिक स्थल को आप सील करने जा रहे हो। उत्तराखंड के कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने राज्य सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के घेरा। उन्होंने कहा कि राज्य के कई विभागों में अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, लेकिन सरकार कार्रवाई करने में नाकाम रही है। माहरा ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के हरिद्वार में अवैध खनन मामले में उठाए गए सवालों पर भी निशाना साधा और इसे भ्रष्टाचार की मिलीभगत बताया। साथ ही उन्होंने LUC मामले की CBI जांच की मांग की। देखिए, सरकार के विभिन्न विभागों में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, जो अक्रमणता मैं कहूँगा, राज्य के अहित जो किए जा रहे हैं, उन सब पे आज हमने बात की है। चाहे वो खाद्य विभाग है, उसमें DM ने जो कार्रवाई अभी आज से 3 दिन पहले की और सड़ा हुआ अनाज पाया, वो उसके बाद क्या कार्रवाई हुई। DM ने अच्छा काम ज़रूर किया, लेकिन इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कहाँ कहाँ सप्लाई वो हो चुका है। वो आंगनबाड़ी के बच्चों को भी बांटा गया, जो मेरी जानकारी है, वो अन्य जगहों सप्लाई भी किया गया। आखिर ये स्थिति क्यों आई और खाद्य विभाग कर क्या रहा था। तो खबर हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर
एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर एवं रात्रि 8:30 से आरएन टीवी पर। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर एवं रात्रि 8:30 से आरएन टीवी पर। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने विक्रम संवत 2052 के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि नव संवत्सर का ये पावन पर्व सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। उन्होंने प्रार्थना की कि यह नववर्ष हर किसी के लिए खुशहाली, सफलता और समृद्धि लेकर आए। तो वही मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नववर्ष में आपके सभी संकल्प सिद्ध हो और प्रभु श्री राम से यही प्रार्थना है कि वो सभी को आशीर्वाद प्रदान करे। सीएम ने विक्रम संवत 252 की दी बधाई। सीएम ने विक्रम संवत 2052 की दी बधाई, साथ ही सबको नववर्ष की समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री योगी का संदेश सभी देशवासियों को दी उन्होंने नववर्ष की समृद्धि की शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री योगी का संदेश विक्रम संवत 2052 की दी उन्होंने सबको शुभकामनाएं। तो वहीं अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि मंदिर को आगामी 6 अप्रैल को मनाए जाने वाले रामनवमी उत्सव में पहले रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया है। मंदिर परिसर में भव्य सजावट की जा रही है, जिसमें विभिन्न प्रकार के फूलों और सजावटी तत्वों को उपयोग किया गया है, जो रामनवमी के पर्व के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए हैं। बता दें कि रामनवमी के दिन भगवान राम के जन्म का जश्न मनाया जाता है और ये दिन हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए बेहद पवित्र और महत्वपूर्ण होता है।
अयोध्या में हर वर्ष रामनवमी के अवसर पर विशेष पूजा और आयोजन किए जाते हैं और इस बार मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के लिए विशेष तैयारियां भी की गई हैं। ठीक है, अयोध्या में राम जन्मभूमि के उत्सव को लेकर तैयारियां तेज और उत्सव में भगवान राम के मंदिर को फूलों से सजाया गया। अयोध्या में रंग बिरंगे फूलों से की गई सजावट। राम जन्म भूमि के उपलक्ष्य में ये सजावट की गई। उत्सव में भगवान राम का जन्म का जश्न तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चैत्र नवरात्रि के अवसर पर प्रदेश के निर्बाध 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नवरात्रि के दिनों में हर जगह बिना किसी रुकावट के बिजली दी जाए ताकि श्रद्धालु पूरी श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना कर सके। वहीं मुख्यमंत्री ने यह भी संदेश दिया कि नवरात्रि के दौरान मंदिरों के आसपास अंडा मांस आदि दुकानें भी नहीं होनी चाहिए ताकि धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जा सके। 24 घंटे में निर्बाध बिजली आपूर्ति के निर्देश दिए गए। मंदिरों के आसपास मांस की दुकानें नहीं खुलने के भी आदेश दिए गए। सीएम ने नवरात्रि के लिए दिए विशेष निर्देश। तो वहीं आपको बताते चले, नवरात्रि को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने विशेष संदेश जारी किए हैं। मंदिरों के आसपास मांस की दुकानें ना खुलें, इसका भी सुनिश्चित